बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अधीन मोशन डिटेल आप पढ़ चुके हो। यहाँ जल्दी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ चीज़ों को जो इस बैच का लक्ष्य है। बच्चों, यहाँ के अंदर मान लीजिए कोई बॉडी, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैं छोड़ दूँ ये नीचे जा रहा है। सवाल सीधा सा है, जवाब भी सीधा सा है। सवाल ये है क्यों नीचे गया, जवाब है क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है, अर्थ इसको खींच रही है। बच्चों, यहाँ पर मैंने कोई बॉडी यहाँ अगर छोड़ दिया तो नो डाउट नीचे जाते वक्त बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g। बच्चों, स्ट्रेट लाइन में नीचे यूँ अर्थ के सरफेस की ओर जा रहा है। कितने हाइट से इसको छोड़ा गया, मान लीजिए h हाइट से। अगर h की वैल्यू अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर चलेगा, कोई बात नहीं। 1 किलोमीटर चल जाएगा, कोई बात नहीं। बच्चों, अगर h जो है, ये हाइट जो है अर्थ के रेडियस की तुलना में काफ़ी कम हो, तो ऐसे केस में g की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे, घटने लग जाएगी, लेकिन थोड़े बहुत ऊंचाई के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट मानी जाती है। इसका मतलब एक्सीलरेशन, मोशन स्ट्रेट लाइन में है और एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। इसका मतलब ऐसे स्थान पे, ऐसे सिचुएशन में हम गैलीलियो जी के इक्वेशन को यूज कर पाएंगे और सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा हमारे पास ये होगा कि अगर h जो हमारे पास है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ना हो बल्कि कंपेरेबल हो, उससे कंपेयर किया जा सके। जैसे कि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, तो क्या पता चला कि हाइट जो है वो 6000 किलोमीटर है, हाइट जो है वो 2500 किलोमीटर है, हाइट जो है अर्थ के रेडियस का 2 गुना है। सर, ऐसे केस में g की वैल्यू घटने लग जाएगी, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। और बच्चों, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है, गैलीलियो बोलेगा नो सर, यू कैन नॉट यूज माई इक्वेशन बिकॉज एक्सीलरेशन इज वेरिएबल। ठीक है बच्चों, यहाँ गैलीलियो जी का इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में एक और सहारा लिया जा सकता है। अगर इससे सॉल्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आइडियल केस में यूज कर सकते हो। अगर एयर ड्रैग वगैरह को नेग्लिजिबल किया जाए तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के प्रिंसिपल को लगाकर कुछ हद तक इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, या कोई ना कोई सिचुएशन उस सवाल में दिया जाएगा, कोई इक्वेशन दिया जाएगा, उसके मदद से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बशर्ते जहाँ तक बात बच्चों या ये वाले मोशन की है, इस वाले मोशन में गैलीलियो जी का इक्वेशन यूज होता है। जो चैप्टर अभी आप यहाँ पढ़ते हो 1D में, उसमें थोड़े बहुत दूरी की बात होती है, हाइट की बात होती है। इसका मतलब वहाँ गैलीलियो जी का इक्वेशन यूज होता है। अब यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी कहते किसको हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी उसमें कहते हैं कि बॉडी जब मोशन करे तो उसके मोशन करने के दौरान उसके ऊपर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, उसके मोशन पर किसी और फोर्स या किसी अदर एक्सीलरेशन का कोई कंट्रोल ना हो, उसके मोशन का रेगुलेशन, उसके मोशन की कंट्रोलिंग पूरी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के पास हो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के पास हो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के पास हो, तभी यहाँ पर ये सिचुएशन मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए कोई जेट फाइटर विमान जा रहा है, तो बच्चों क्या होगा, क्या वो मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है? नहीं सर, मोशन अंडर ग्रेविटी अगर करता तब तो नीचे गिर जाता ना। सपोज करो खराब हो गया, नीचे ही वो तो आता है। अगर इंजन उसका बुझा दिया जाए, इंजन ऑफ कर दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसका मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, लेकिन उसके पास खुद की ताकत थी, इंजन उसके ऊपर फोर्स क्रिएट करा रहा था जिस भी मैकेनिज्म से, बच्चों वहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं था। किसी सुपरमैन की बात
करें, सुपरमैन उछलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। बच्चों उसके पास स्वयं की ताकत होती है, स्वयं के एनर्जी से, स्वयं के ताकत से, स्वयं के फोर्स से वो मूव कर रहा होता है। इसका मतलब उसके ऊपर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बल्कि और भी फोर्सेज लग रहे हैं, मतलब ऐसा मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। तो जहाँ भी मोशन जो है अंडर ग्रेविटी का केस होगा वहाँ पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी, बाकी चीज़ों की बात नहीं होगी। हवाई जहाज उड़ रहा है, क्या उसका मोशन अंडर ग्रेविटी है? नहीं। उसी हवाई जहाज से अगर एक पैकेट रिलीज कर दिया जाए तो क्या उसका मोशन अंडर ग्रेविटी होगा? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, आइडियल केस में मोशन अंडर ग्रेविटी ही होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं। मान लीजिए बच्चों कोई बॉडी मैंने ग्राउंड लेवल से, लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वही मैंने लिखा है। मान लीजिए कोई बॉडी ग्राउंड लेवल से बच्चों ऊपर की ओर इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया हो, तो ज्यों-ज्यों बॉडी ऊपर बढ़ेगा mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा, बॉडी की वेलोसिटी कम होता जाएगा, होते होते कम होते होते वेलोसिटी कहीं जीरो होगा एंड फिर से वो रिवर्स हो जाएगा नीचे की ओर, फिर से आ पहुँचेगा, फिर से ग्राउंड पर आ पहुँचेगा। तो बच्चों देखिए, जब बॉडी ऊपर जा रहा था तो मैं पूछूं mg और जी की बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन किधर था? नीचे की ओर। जब बॉडी यहाँ से कहीं से गुजर रहा था तो बच्चों यहाँ से गुजरते वक्त ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन डाउनवर्ड। जब बॉडी यहाँ से कहीं से गुजर रहा था ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन डाउनवर्ड। जब बॉडी यहाँ से कहीं गुजर रहा था तो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन डाउनवर्ड। जब बॉडी अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर था तो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, जब बॉडी यहाँ पर कहीं था तो भी ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन डाउनवर्ड। लौटते समय बॉडी यहाँ कहीं से गुजर रहा था तो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन डाउनवर्ड। बच्चों अगर हाइट बहुत ज़्यादा ना हो तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी हमेशा देख रहे हैं डाउनवर्ड है। पूरे मोशन की अगर बात करें t=0 से t=t तक की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और बच्चों डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा बच्चों कि यहाँ ओवरऑल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट माना जाएगा और अगर पूरे मोशन की बात करें t से लेकर जीरो से लेकर t तक की बात करें समय तक की, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा और कांस्टेंट होगा। डाउनवर्ड को बच्चों निगेटिव डायरेक्शन ट्रीट किया जाता है, अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को निगेटिव ट्रीट किया जाता है। इस वजह से ग्राफिकली अगर मुझे एक्सीलरेशन शो करना हो तो मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन शो करूंगा। पूरे मोशन में एक ही एक्सीलरेशन है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या है? कांस्टेंट। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। दूसरे सिचुएशन में बच्चों एक्सीलरेशन जो हमारा होगा, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन आपको ना मिले, आपको मजबूरी आ जाए, ऐसा दिया हो तो इसको ले लीजिएगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा वहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है तो इसको लेंगे, मतलब केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा आप कर रहे हो। और अगर इसको मॉडुलस बना के दे दे तब तो कोई बात ही नहीं, वहाँ कन्फ्यूजन नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बिना मॉडुलस बनाए पहला चॉइस आपका ये रहेगा और दूसरा चॉइस ये रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आइए कुछ और केसेस ग्रेविटेशन से जुड़े हुए देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का अगला केस। लेट अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द हाइट एज एबव द ग्राउंड लेवल। बच्चों ये हमारा ग्राउंड लेवल है, कोई बॉडी है जो ग्राउंड लेवल से एच हाइट पर ले जाके उसको रिलीज कर दिया गया, कोई वेलोसिटी नहीं दी गई, जीरो वेलोसिटी से रिलीज कर दी गई। ऑब्वियसली जैसे रिलीज करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वजह से बॉडी नीचे की ओर चल पड़ेगी। यहाँ सारी चीज़ें, हाइट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऐसे कंडीशन में बच्चों ये मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, मोशन अंडर ग्रेविटी तो है ही, साथ में पूरी तरह से गैलीलियो की इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए यहाँ का सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर g की वैल्यू पूरे मोशन में क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में हम क्या कर रहे हैं? मोशन अलोंग ए बी लाइन, इस लाइन के अलोंग हम मोशन ले रहे हैं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो गैलीलियो का इक्वेशन लगेगा। फिलहाल यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, और किधर है? डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन कितना पूरे मोशन में? g, जो कि किधर है? g की वैल्यू हमेशा किधर लेनी है बच्चा? डाउनवर्ड। अच्छा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा बॉडी का? h, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
और यहाँ के अंदर बच्चों अगर हम इक्वेशन गैलीलियो का लगाएं सेकंड इक्वेशन यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस की जगह पर हमारे पास एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें डाउनवर्ड हैं, तो देयर इज नो टेंशन ऑफ प्लस माइनस, केवल वैल्यू रखते चले जाइए। u की वैल्यू 0 रख दिया, ये 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर हो गया स्क्वायर रूट में 2h/g, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम गैलीलियो जी का थर्ड इक्वेशन यूज करें तो कुछ ऐसे मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इन दी सेंस बच्चों यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यू स्क्वायर इन दी सेंस 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, टू a के जगह पर gs के जगह पर h। बच्चों v की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट के अंदर 2gh, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं बच्चों, यही वैल्यू आप कंजर्वेशन आप मैकेनिकल एनर्जी लगा के आसानी से सॉल्व कर निकाल सकते हो। जैसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ जो होगा वही टोटल यहाँ होगा, क्योंकि पूरे मोशन में कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है विच इज EMG। यहाँ के अंदर बच्चों आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको देखो, मैं यहाँ जल्दी से करके दिखाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की तुलना में यहाँ कितना mgh इक्वल टू यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना रेफरेंस लेवल पर पहुँच गए 0। तो यहाँ के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करोगे, m कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 2gh। वही चीज़ हमने यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी निकाल लिया। सिमिलर सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी तक बॉडी को डाउनवर्ड गिराते समय बच्चों हमने कोई वेलोसिटी नहीं दिया था, इस बार हम इसको नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी u से। देखिए लगभग वैसा ही सिचुएशन होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, u वहाँ 0 था, यहाँ 0 नहीं होगा। मोशन बच्चों हम ले रहे हैं a टू b, ऐसे केस में u की वैल्यू u इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि डाउनवर्ड है, फाइनल वेलोसिटी v है जो कि डाउनवर्ड है, एक्सीलरेशन की वैल्यू g है जो कि डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h है, ये भी इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड होगा, और यहाँ टाइम की वैल्यू t है। बच्चों टाइम का तो डायरेक्शन होना नहीं, टाइम की वैल्यू t मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का लगा समय t हो गया। अब अगर गैलीलियो जी के इक्वेशन को हम यूज करें बच्चों, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से, यस का मतलब यहाँ के अंदर हो गया एच, यू का मतलब यू, टी का मतलब टी, और हाफ ए के जगह पर जी टी स्क्वायर। बस हम आपको इक्वेशन अप्लाई करना सिखा रहे हैं, बस कैसे अप्लाई किया जाएगा, क्या क्या हमें चेक करना है। एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, जितने भी वेक्टर्स हैं सभी वेक्टर डाउनवर्ड हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई साइन में चेंज नहीं करना है। इसी तरह हम गैलीलियो जी का थर्ड इक्वेशन लगाएं तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ए के स्थान पर g और यस के स्थान पर बच्चों क्या हो जाएगा h। हमें मिला जुला के मिला v की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा एक बात और, सेम चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जितना यहाँ उतना यहाँ, यहाँ हमारे पास हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा mgh, यही इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv स्क्वायर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा 0। बच्चों इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मिलेगा v की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस 2gh। जो मैंने गैलीलियो जी के इक्वेशन के हेल्प से लाया वही मुझे यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी मिल गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ और केसेस। बच्चों मान लीजिए एक केस ऐसे हो कि कोई एक बिल्डिंग हो, या हाइट की कोई बिल्डिंग है, कोई पहाड़ी हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, उसके ऊपर से कोई बॉडी u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, क्या होगा, कुछ मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा और ग्रेविटी की वजह से फिर फॉल डाउन नीचे हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक ही लाइन में होगा, मैंने अलग अलग लाइन बना के दिखाया है ताकि समझा पाऊँ मैं। यहाँ पर बच्चों इस तरह से जाएगा फिर वापस आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से गया और यहाँ वापस आ रहा, तो कई सारे सवाल, कितना h की वैल्यू होगी, कितना टाइम लेगा और कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो पहले यहाँ एनालाइज करते हैं, इनिशियल पॉइंट A और फाइनल पॉइंट यहाँ C है, जो B है वही C है।
अलग अलग मैंने दिखा दिया है। यहाँ के अंदर बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, जिसकी डायरेक्शन किधर है अपवर्ड। फाइनल वेलोसिटी क्या है v, जिसकी डायरेक्शन किधर है डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन कितना है पूरे मोशन में g, जो हमेशा किधर है डाउनवर्ड, g हमेशा डाउनवर्ड लेना है। और जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड आएगा कितना है h। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो यस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड, एक ही चीज़ क्या है अपवर्ड है। तो अपवर्ड को डाउनवर्ड बनाने के लिए क्या लगा देंगे माइनस, यू की बजाय हम इक्वेशन में यूज करेंगे माइनस यू। जैसे मान लीजिए हम सेकेंड गैलीलियो का इक्वेशन यूज करें तो यस की वैल्यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इन द सेंस एच, यस इन दी सेंस एच, यू के जगह पर माइनस यू हम लिख देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू रखते समय। यहाँ के अंदर इंटू टी प्लस हाफ ए के स्थान पर जी टी स्क्वायर। ठीक है, चलो सर अगर गैलीलियो जी का थर्ड इक्वेशन यूज करें बच्चों तो हमारे पास होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू के स्थान पर माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2gh, माइनस यू का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इतना आ गया। v की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब ये रही फाइनल वेलोसिटी। एक काम करते हैं, मान लीजिए हमें टाइम निकालना हो कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेगा बॉडी, तो बच्चों उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी इनिशियल टू फाइनल। यहाँ के अंदर बच्चों v फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u जो कि अपवर्ड था डाउनवर्ड बना के लिखूंगा माइनस u हो जाएगा प्लस gt। तो यहाँ के अंदर t की वैल्यू बच्चों हो गया v प्लस u बाई g। ये लगेगा समय यहाँ से यहाँ तक बॉडी के आने में। बच्चों अब मान लीजिए सेम फाइनल वेलोसिटी में फाउंड आउट करने जाऊं और कोशिश करूं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकाल लूं इस बात को, तो बच्चों ये कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर और टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट सी पर क्या होगा इक्वल होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर जो हमारे पास होगा वो आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे पास पॉइंट ए पर होगा, अगर रेफरेंस लेवल ये ग्राउंड को मैं मानूं तो इसके रेस्पेक्ट में mgh होगा इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ जो कि काइनेटिक होगा हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल होगा 0। बच्चों इस पूरे को मैं सॉल्व करूँ, यम कैंसिल हो जाएगा यहाँ दोनों साइड से। यहाँ के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। v की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस 2gh जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ये मैंने गैलीलियो जी के, आदरणीय गैलीलियो जी के इक्वेशन को यूज करके निकाला। और ये बच्चों जो हमने निकाला ये डायरेक्ट ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकाला। आप देखिए दोनों रिजल्ट सेम हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से रिलेटेड कुछ और केसेस देखते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों एक सिचुएशन ऐसा हो कि हम एक बॉडी कोई सा लिए और ग्राउंड लेवल से उसको u वेलोसिटी से अपवर्ड मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा, वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी 0, एंड देन ये नीचे डाउनवर्ड आना शुरू होगा और फिर से उसी लेवल तक आके पहुंचेगा। अगर सारे कंडीशंस आइडियल होंगे बच्चों तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से यहाँ से गया था उसी लेवल पे पहुँचेगा तो उतनी काइनेटिक एनर्जी रीगेन कर लेगा। मतलब ये होगा कि इसकी वेलोसिटी जितनी यहाँ थी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की फिर से उतना ही ये गेन कर लेगा। इसका मतलब यू वेलोसिटी से अगर ये प्रोजेक्ट हुआ था तो यू वेलोसिटी फिर से वो यहाँ पा जाएगा जो कि डाउनवर्ड होगा। अब बच्चों यहाँ पे ए से पॉइंट बी तक हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगा समय मैंने मान लिया t1 है और हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट सी तक आने में लगा समय मैंने मान लिया t2 है। तो यहाँ पर बच्चों t1 और t2, t1 को मैं कहूँगा टाइम ऑफ एसेंट अपवर्ड जर्नी का समय और t2 को मैं कहूँगा टाइम ऑफ डिसेंट डाउनवर्ड जर्नी का समय। ये आपसे पूछा जाता है कितना होगा, आइए जरा देखते हैं। बच्चों मैं मोशन ए से बी तक का ले रहा हूँ, ए से बी तक के मोशन में मैं इक्वेशन अप्लाई करूँगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर ऐसा मैं करता हूँ बच्चों तो v का मतलब 0, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u और g यहाँ माइनस में लेंगे क्योंकि u हमारा अपवर्ड था और g डाउनवर्ड है। u और g में से किसी एक को निगेटिव मुझे करना था ताकि डायरेक्शन बैलेंस हो जाए, माइनस कर दिया माइनस g और समय कितना लगा t1। t1 की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर आ गई u बाई जी।
अच्छा, ये कहलाएगा टाइम ऑफ एसेंट। सिमिलरली बी से सी तक में हम यही इक्वेशन अप्लाई करें तो क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ई टी। वी बी से सी तक में फाइनल वेलोसिटी हमारा u हो गया जो कि डाउनवर्ड है। इनिशियल वेलोसिटी b पर जो भी था वो 0 है, यहाँ के अंदर प्लस हो जाएगा a के जगह पर g ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन, और टाइम जो लग रहा है वो t2। यहाँ से बच्चों मैं t2 जब निकाल रहा हूँ मुझे मिल रहा है u/g। अगर बच्चों u/g टाइम मिल रहा है तो यहाँ के अंदर इसका मतलब टाइम ऑफ जितना एसेंट था और टाइम ऑफ जो डिसेंट है वो दोनों क्या आ गए, इक्वल। अगर आइडियली इस चीज़ को देखा जाए तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बच्चों क्या होंगे, सेम होंगे, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ से यहाँ तक का निकालूं तो u/g ऊपर तक जाने में, u/g नीचे तक आने में, यानी टोटल टाइम ऑफ जर्नी जो हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप कह सकते हो, कितना होगा बच्चों, 2u/g। ठीक है। मान लो यही केस अगर नॉन आइडियल होता, मान लो यही केस अगर नॉन आइडियल होता तो क्या टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होते, जरा सोचो, फिर मैं आपको बताता हूं। बच्चों नॉन आइडियल केस में क्या होता है, एयर ड्रैग भी कंसीडर किया जाता है, और सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए अगर हम देखें कि कौन सा समय ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, तो जैसा मैक्सिमम लोगों के दिमाग में विचार आता है कि वो देर से जाएगा, जाने में ज़्यादा समय लेगा, आने में कम लेगा, ह्यूमन ब्रेन पहले यही कैलकुलेट करता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। नॉन आइडियल केस में जब हम एयर के रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करते हैं तो बॉडी नीचे से ऊपर तक जाने में, ग्राउंड लेवल से या लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कम समय लेता है एज कंपेयर टू लौट के आने में लगा समय। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ डिसेंट इन नॉन आइडियल केस। वैसे अगर केस आइडियल है तो बच्चों यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होंगे, लेकिन ये वाला केस याद रखिएगा दिमाग में, अगर नॉन आइडियल केस है तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, कम होगा, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ डिसेंट, T1 विल बी लेस देन T2 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी से जुड़ा हुआ कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। बच्चों एक सवाल आता है कि कोई बॉडी ग्राउंड लेवल से u वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया गया, नो डाउट मैक्सिमम हाइट तक जाएगा फिर लौटकर वापस आएगा। यहाँ पर कहता है कि दो ऐसे टाइम इंस्टेंट जब अपवर्ड जर्नी के दौरान, टाइमवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी के दौरान बॉडी एक ही पॉइंट को ट्रेस करता है। मान लिया, समझिए ऐसे, मान लिया T1 समय पर, T इक्वल टू T1 टाइम पर बॉडी इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा था। कुछ समय बाद बच्चों जब बॉडी वापस आएगा फिर उसी पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो मान लिया T1 इक्वल टू T1 पर जाते समय क्रॉस कर रहा है और T इक्वल टू T1 पर जाते समय क्रॉस कर रहा है और T इक्वल टू T2 पर आते समय उसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि U, T1, T2 इन सब में क्या रिलेशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी को कोरिलेट करने की बात की जाती। देखो T1 समय बच्चों यहाँ से यहाँ तक का होगा और ये T2 समय जो है ना वो यहाँ से काउंट हो रहा है 0 से यहाँ तक का समय T2 है और यहाँ से यहाँ तक का समय T1 है। इनिशियल वेलोसिटी U है। इन तीनों में जो रिलेशन होता है U की वैल्यू होती है बच्चों हाफ जी T1 प्लस T2। T1 आई रिपीट वंस अगेन यहाँ से यहाँ तक का टाइम है और T2 यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी सवाल आता है आप डायरेक्ट याद रखिए इसको, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अब यहाँ के अंदर बच्चों हाइट कितना होगा, दो हाइट की बात की जाती है। एक तो उस लेवल की हाइट, जिस पर्टिकुलर लेवल की मैंने बात की है, ग्राउंड लेवल से वो कितने हाइट पर है, तो वो हाइट इक्वल टू होगा हाफ जी T1 इंटू T2, याद रखिएगा ये भी। और अगला होगा कि कितने मैक्सिमम हाइट तक वो जा रहा है, उसकी वैल्यू T1 और T2 के टर्म में आप बताइए। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यहाँ के अंदर आती है 1/8 जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ये तीनों रिजल्ट बहुत यूजफुल हैं बच्चों, आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे क्योंकि कैलकुलेशन करने जाओगे एग्जाम में तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं कुछ और बचे हुए केसेस पे। मान लीजिए बच्चों एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई बॉडी h हाइट से, ग्राउंड लेवल यहाँ रहा, दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, कोई बॉडी बच्चों ग्राउंड लेवल से h हाइट पे ले जाई गई
और यहाँ बारी बारी से काम करते हैं, बॉडी को पहले एच हाइट से छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, और ये नीचे तक आने में, ग्राउंड तक आने में कितना समय ले रहा है, सपोज ये समय ले रहा है, ये टाइम ले रहा है टी, ठीक है। और फिर उसी बॉडी को उतने ही हाइट पे ले जाके, उतने ही बॉडी, वही बॉडी है या कोई और भी बॉडी हो सकता है, उतने ही हाइट से बच्चों इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना देकर उसे यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया गया। अब थोड़ा कम समय लेगा, मान लिया अब जो समय ले रहा है वो t1 समय ले रहा है, और उतने ही हाइट से एक बार उसी बॉडी को या किसी और बॉडी को बच्चों यहाँ पर उतने ही वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया गया। ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, लौट के फिर यहाँ तक आएगा, फिर नीचे गिरेगा। बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, ये जो समय यहाँ से यहाँ तक का ले रहा है वो मैंने मान लिया t2 है, t इज दिस टाइम, t1 इज दिस टाइम एंड t2 इज दिस टाइम। यहाँ के अंदर t1, t2, t3 में रिलेशन पूछा जाता है क्या होगा, तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो समय होगा वो तो t2 होगा, और सबसे कम टाइम जो लिया जाएगा दैट विल बी t1, और बीच में जो होगा वो t होगा। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चों एक रिजल्ट बहुत यूजफुल है, याद रखिएगा, t की वैल्यू, ये जो सबसे बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है बच्चों, t की वैल्यू बाकी दो के जियोमेट्रिकल मीन के बराबर होगा, t इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर t1 इंटू t2। ठीक है बच्चों, चलिए अगला केस देखते हैं। बच्चों हम लोग कुछ केसेस डिस्कस किए, आप याद करिए, मैंने किसी बॉडी को लिया था, ग्राउंड की ओर एच हाइट से मैंने प्रोजेक्ट किया था, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आ रही थी स्क्वायर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करता है यू पर, जी पर और एच पर। जी तो वैसे भी कांस्टेंट है हमारे पृथ्वी लोक के लिए। यहाँ के अंदर बच्चों वी की वैल्यू डिपेंड करेगी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पर और हाइट पर। यहाँ पर मान लीजिए बॉडी को मैंने अपवर्ड यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, ये भी केस हम लोग देख चुके हैं, फाइनल वेलोसिटी उतना ही यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी। अब हम किसी बॉडी को ऐसे हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करें और फाइनल वेलोसिटी देखें कुछ यूँ मोशन करता हुआ आएगा, और यहाँ के अंदर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू देखें तो सेम आएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस 2gh। मान लीजिए किसी बॉडी को एच हाइट से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ पर बच्चों जो फाइनल वेलोसिटी हमारा आएगा फिर से वही आएगा। मान लीजिए बच्चों हम ऐसे इसको प्रोजेक्ट करते, जो भी यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमारी मिलती सेम मिलती। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि बच्चों अगर हाइट सेम रखा जाएगा और यू सेम रखा जाएगा तो कितने भी एंगल पे हम बॉडी को प्रोजेक्ट करें, चाहे वर्टिकली अपवर्ड फेंकें, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकें और हॉरिजॉन्टल फेंकें, ऑब्लिक फेंकें, जैसे भी हम थ्रो करेंगे फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ध्यान रहे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर केस में क्या आएगा, सेम। यानी फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर बच्चों डिपेंड नहीं करता है, कितने एंगल पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ डायरेक्शन मैटर कर सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड फाइनल वेलोसिटी का उतना ही हर केस में आएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले केस। बच्चों एक बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रिलीज हो और ऐसे जगह से रिलीज हो, ऐसे फ्रेम से रिलीज हो जो पहले से गतिमान हो, तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी गेन की जाती है ना बच्चों, उस फ्रेम के उस समय की वेलोसिटी के बराबर होती है, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ ये बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ये मूविंग फ्रेम से, then the initial velocity of the body will be equal to the velocity of the frame at that time both in direction and magnitude। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, यहाँ पहला एग्जाम्पल मैंने बच्चों ऐसे कुछ लिया है, पहला एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया है, देखिए ध्यान से, कोई यहाँ व्हीकल जा रहा है, अब ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके बाहर यूँ रिलीज कर दिया जाए तो बच्चों होगा क्या, उस समय जितने वेलोसिटी से व्हीकल चल रहा होगा उतना ही वेलोसिटी किसको मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट को। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना गेन कर लेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ के अंदर कोई रॉकेट जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, 5000 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से कोई रॉकेट जा रहा है। तब तक उसके अंदर से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिलीज किया गया होगा तो बच्चों उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिलेगी, उस समय के रॉकेट के वेलोसिटी के बराबर मिलेगा, 5000 किलोमीटर पर आवर अपवर्ड।
वेलोसिटी का ट्रांसफर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में होता है। अब ये गिरने के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, वो बात कुछ और है, लेकिन जैसे ही रिलीज होगा उस समय की इनिशियल वेलोसिटी कितना गेन करेगा, 5000 किलोमीटर पर आवर अपवर्ड, जितना कि जिधर की किसका था, रॉकेट का। मान लीजिए कोई रॉकेट ऐसे चल रहा है 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उससे कोई ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इनिशियल वेलोसिटी गेन की जाएगी बच्चों, वो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम उतना ही होगा जितना उस समय उस रॉकेट के पास था, यानी कि ये हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर बच्चों जो भी ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ है उसका मोशन कुछ यूं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अलग होने के बाद अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो इसका मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, वो बात अलग है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कितना गेन करेगा। और एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा, इस प्रक्रिया में केवल और केवल वेलोसिटी का ट्रांसफर होता है, एक्सीलरेशन का नहीं। मान लीजिए रॉकेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रहा हो तो उससे इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे इसके बॉडी से फ्री हुआ, अब इसका मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, इनके पास कोई एक्सीलरेशन हो, बशर्ते अब ये उससे फ्री हो चुका है। ऐसी प्रक्रिया में उस समय जितनी वेलोसिटी रॉकेट के पास रही होगी उतनी ही इसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। मान लो एक सिचुएशन ऐसा सवाल आता है कि ये कोई एच हाइट की मान लीजिए बिल्डिंग है, ये कैपिटल एच इसको लिख देते हैं, एच हाइट की एक बिल्डिंग है और इसके बिल्डिंग के टॉप पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कोई गनर है जो यहाँ से उसको शूट करना चाहता है, उस पर निशाना लगाना चाहता है। तो क्या होगा कि अगर वो बच्चों बिल्कुल यूं उसको निशाना लगाएगा तो यहाँ ग्रेविटी की वजह से बंदूक की गोली बिल्कुल यहाँ ना जाकर थोड़ा और नीचे आ जाएगी। तो नियम ये होता है कि जहाँ पर भी टारगेट को लगाना है बच्चों, उसके थोड़ा सा ऊपर निशाना लगाइए, ताकि ग्रेविटी की वजह से लॉस होते होते गोली थोड़ा यहाँ जाने की बजाय जब यहाँ आए तो इस तरह से सिचुएशन सेट हो कि टारगेट को लग जाए। ठीक है। अगर यहाँ पर सीधे निशाना लगाता ये तो बंदूक की गोली थोड़ा और नीचे आ जाती, बिल्डिंग में जा लगती, ना कि टारगेट को लगती। तो इसे सही मायने में थोड़ा ऊपर निशाना लगाना पड़ेगा। तो यही पूछा जाएगा टारगेट से कितने हाइट ऊपर निशाना लगाया जाए कि यहाँ पर टारगेट को गोली लग जाए। तो इसका जवाब होता है बच्चों, ये वैल्यू हमारी होती है एच की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर। याद रखिएगा हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ टी यहाँ से यहाँ तक जाने का समय है, गोली कितने समय में यहाँ से यहाँ तक जा रही है बच्चों, ये रहा सिचुएशन। ठीक है। अब चलते हैं एक दो और केस देखते हैं इस पे। मान लीजिए बच्चों कोई यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक हो और उसमें ऐसे कॉर्ड बने हो, ऐसे तमाम हो सकते हैं। सवाल ये आएगा स्लाइडर की तरह से है, इस पे अगर कोई बॉडी रिलीज कर दिया जाए तो ये स्लाइड करके कितने देर में यहाँ आ जाएगा, ये सवाल आता है बच्चों। यहाँ पर ये ट्रैक जो कार्ड वाला है ये फ्रिक्शनलेस है, बिल्कुल स्मूथ है। ऐसे केस में इसको अगर डिराइव किया जाए तो इस ऑब्जेक्ट के यहाँ से यहाँ तक आने में लगने वाला जो समय होता है वो सिंपली आता है स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर के रूट के अंदर r/g। यहाँ कहीं से भी एंगल नहीं आता कि कितना एंगल पर इसको कौन से कार्ड पर किया गया है। इस एक्सप्रेशन में रेडियस आ रहा और g आ रहा है। इसका मतलब ये वाले एंगल पर ये टाइम ऑफ स्लाइड डिपेंड नहीं करेगा। हम कोई भी कॉर्ड इसमें से ले लें बच्चों, कोई भी कॉर्ड ले लें, छोटा बड़ा, सभी से आने का समय क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर 2r/g। ये सबके लिए सेम आएगा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ थीटा कितने एंगल वाला कॉर्ड आपने लिया है, कौन सा कॉर्ड लिया है डिपेंड नहीं करता। वो अगर स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है तो उसके लेंथ पर या उसके एंगल पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों। ये टाइम ऑफ स्लाइड जो होगा ये रेडियस और जी के ऊपर डिपेंड करेगा। बाई फार्मूला आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर r/g। ठीक है। मान लीजिए बच्चों कोई एक बॉडी है जो पॉइंट ए से स्ट्रेट लाइन में मोशन करना शुरू कर रही है और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। t = 0 पर ये मोशन स्टार्ट कर रहा है, t = t पर पॉइंट बी को क्रॉस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने s1 और यहाँ के बाद ये बच्चों चल रहा है, आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद t फिर से t समय बाद ये b पर है, अगले t समय बाद ये c पर है, अगले t समय बाद ये कहाँ पे है, पॉइंट d पर है। तो
ये जो S1, S2, S3 ये जो स्लॉट्स हैं जो डिस्प्लेसमेंट तय किए गए हैं यानी इक्वल टाइम इंटरवल में तय किए गए हैं, वो टाइम इंटरवल अगर 1 सेकेंड यहाँ है तो 1 सेकेंड यहाँ होगा, 1 सेकेंड यहाँ होगा। अगर यहाँ 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है तो यहाँ भी 2 सेकेंड का होगा, यहाँ भी 2 सेकेंड का होगा। तो सवाल ये आता है कि अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन हो रहा हो, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 0 बना रहा हो बच्चों, तो आप ये बताओ यहाँ के अंदर जो S1, S2, S3 ये सब हैं इनका रेशियो क्या होगा बच्चों? ये रेशियो हमारा आएगा 1:3:5 सो 1 ऐसे होता चला जाएगा, ऑड नंबर आते चले जाएंगे। तो ध्यान रहे 3 सावधानियां आपको रखनी है। स्ट्रेट लाइन मोशन हो पहली बात, दूसरी बात यहाँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन हो, और अगली बात यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? 0 हो। तो इक्वल टाइम इंटरवल में तय किए गए डिस्प्लेसमेंट्स का जो रेशियो आता है 1, 3, 5 एंड सो ऑन बच्चों, ऑड नंबर में इस तरह से रेशियो आता चला जाता है। सिमिलरली आपसे कोई सवाल पूछा जाए, इसी को अगर ऐसे वर्टिकल बना दीजिए मोशन को, मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह से, बॉडी t=0 पर कहीं से 0 वेलोसिटी से छोड़ा गया, स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जो सिचुएशन यहाँ स्ट्रेट लाइन में था वही यहाँ भी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, साथ ही साथ में बच्चों क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ऐसे केस में जो इक्वल टाइम इंटरवल में तय किए गए जो डिस्प्लेसमेंट हैं या जो हाइट हैं उनका रेशियो भी यहाँ पर 1, 3, 5 एंड सो ऑन ऑड नंबर में आता चला जाएगा। आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। बच्चों एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, पूछा जाएगा कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ जा रहा है, वो डिफरेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को यहाँ अलग अलग बट कांस्टेंट वेलोसिटी से तय कर रहा हो, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात की जाती है। उसी के लिए पॉइंट लिखा हुआ है, लेट अ बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन covers equal distances with constant but different velocities in different time intervals। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा या एवरेज स्पीड क्या होगा, ये हमसे पूछा जाता है। देखो बच्चों, बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, चलते चलते वहाँ तक गया है, टोटल डिस्टेंस जो ये है दैट इज यस, उसको n भागों में डिवाइड कर दो तो एक एक भाग जो आएगा, एक एक पार्ट जो आएगा दैट विल बी s बाई n एंड सो ऑन। यहाँ के अंदर बच्चों पहले पार्ट को ये कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है? v1 से। अगले पार्ट को कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है? v2 से। अगले पार्ट को कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है? v3 से। और अगले पार्ट को कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है? vn से। तो बच्चों लेकिन यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। v1 यहाँ भी है, v1 यहाँ भी, v1 यहाँ भी। यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक v3 हर जगह है, इसी तरह से यहाँ तक vn हर जगह है। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना हो या एवरेज स्पीड निकालना हो, यहाँ दोनों ही बराबर होंगे, चाहे एवरेज वेलोसिटी की बात करें चाहे एवरेज स्पीड की बात करें, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन है और बॉडी कमबैक नहीं हो रहा है। यहाँ मैंने एवरेज स्पीड निकाल दिया है, कोई बात नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस दैट इज यस, और टोटल टाइम यहाँ का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी s बाई n अपॉन v1, और यहाँ का टाइम हो जाएगा s बाई n अपॉन v2, यहाँ का टाइम हो जाएगा s बाई n अपॉन v3, ऐसे ही यहाँ का टाइम हो जाएगा s बाई n अपॉन vn। और बच्चों इसको हम सॉल्व करते जाएं तो यहाँ रिजल्ट हमें मिलेगा n डिवाइडेड बाई s कैंसिल हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन vn ऐसे करके आएगा। यानी हमारा एवरेज वेलोसिटी कुछ इतना आ गया बच्चों, कुछ इतना आ गया। यहाँ ज़्यादातर केसेस में आपसे जो सवाल पूछे गए हैं बच्चों, वो पूछा गया दो पार्ट के लिए कि ये कोई यस डिस्टेंस है, कुछ वैल्यू दे देगा, और पूछा जाएगा कि ये कोई बॉडी पहला पार्ट v1 वेलोसिटी से और दूसरा पार्ट v2 बट कांस्टेंट वेलोसिटी से तय कर रहा है, तो बताइए एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होगा। तो बच्चों यहाँ के लिए n की वैल्यू क्या हो गई? 2, बाकी सिचुएशन सिमिलर है। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई n की जगह 2 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा मेरे ख्याल से
2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा ऐसे केस में अगर दो पार्ट की बात की जाए तो। समझ आ गया बच्चों? तो ऐसा सवाल आएगा, अगर आपको याद है डायरेक्ट यूज कर लीजिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है। यहाँ पर बच्चों मेरा लक्ष्य था आपको रिवाइज कराना, तो जितना शार्ट में हो सका मेन पॉइंट को कवर करते हुए मैंने यहाँ तक आपको बताया कि आपका मेन पॉइंट आपके दिमाग में फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक है बच्चों? ओके।